से कॉस्ट लेस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। सेल में से जैसे मान लीजिए 1,000 रुपए का प्रोडक्ट है और वो हमने सेल करा है 1200 में, हाँ तो 200 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट। 200 रुपए हमारे ग्रोस प्रॉफिट आ गए। और फिर उसमें जो भी हमारी प्रोसेस, इसमें सेल करने से, प्रोडक्ट बनने से सेल करने के बीच में जो भी एक्सपेंसेस हैं वो निकाल के, मैं आपको फिर से बता देता नहीं, हूँ, आपने एक प्रोडक्ट को खरीदा और उसे कुछ और बनाया, तो बनाने के एक्सपेंसेस उसमें ऐड कर लोगे। आपने कोई प्रोडक्ट 400 रुपए का खरीदा और उसमें 300 रुपए बनाने में खर्च कर दिए, उसे कुछ और बनाया। मान लीजिए आपने पेपर खरीदा और फिर उससे कॉपी बना दी, तो आपने 400 रुपए का पेपर खरीदा और उसमें गत्ता, प्रिंटिंग, ये वो लगा के बाइंडिंग वगैरह करके 700 रुपए की वो आपको पड़ गई। ये जो 700 रुपए की पड़ गई मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये उसकी बनने के बाद की कॉस्ट है। इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, सारी कुछ करने के बाद ये इतने की पड़ी। अब जब ये इतने की पड़ गई तो उसे बेचने के लिए भी कुछ एक्सपेंस किए जाते हैं, वो पीएल में दिखाए जाते हैं, तो उसे सेलिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो हमने जो ये कॉस्ट है, अगर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जब सेल में से लेस करेंगे तो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट में से सेलिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट। अच्छा, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमारे क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, हमने सैलरी दी है, उसमें कितना खर्चा हुआ, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड सैलरी, ऑफिस एंड सैलरी। और किसी की कोई क्वेरी? जैसे सर इसका फॉर्मूला था कि ओपनिंग स्टॉक, मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज करा हमने, तो हमारे पास स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ गई, तो ये दोनों ऐड हो गया, लेस क्लोजिंग स्टॉक, जो बेचने के बाद जो बच रहा है उसको माइनस कर दिया। हाँ, इसे थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूँ, जब तक सवाल है तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही बताने की कोशिश कर रहा हूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, उसके लिए मैंने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट। इधर आ गया बाई, लिखते हैं इधर सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक, यहां पर लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, इन्हें लिखते हैं टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, और फिर आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल आ जाता है इक्वल। अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सेल थी 100 रुपए की, क्लोजिंग स्टॉक था 20 का, ओपनिंग स्टॉक था 10 का, परचेज की थी हमने 80 की, और एक्सपेंस किए थे हमने 20 के, और 10 रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट आके कैसे आया, ये 120 किया, 120 में से इन तीनों को पकड़ के लेस कर दिया 110, तो ये 120 माइनस 110 करके ग्रॉस प्रॉफिट आया। यहां तक तो कोई क्वेरी नहीं है ना आप लोगों की किसी की भी? अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जी बोलिए। दोनों साइड पे 120 दिख रहा है, हाँ 10 रुपए का डिफरेंस। अब क्या दिख रहा है? हाँ सर, इधर 120, हाँ इस साइड पे और इधर 130। 120 अपनी तरफ से लिख देते हैं हम, और 120 लिखने के बाद इसको लेस करते हैं, तो जो डिफरेंस आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। ये कैसा आया, 120 माइनस 110 जो ऊपर का टोटल आया था, तो ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास। अब हमने आपको बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए तो ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए भाई, एक फॉर्मूला बन गया आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी इक्वल टू सेल्स, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है, ध्यान समझना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ऑप्शन है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो हमारा बेचने के बाद बचता है। देखो हमने 10 रुपए का स्टॉक पहले से था, 80 का हमने और खरीदा, कॉस्ट होगी 90, 20 का हमने एक्सपेंस कर दिया, कॉस्ट होगी 110,
लेकिन इस 110 में से 20 का स्टॉक तो बच ही गया, वो तो बचा हुआ है, तो कॉस्ट जो बिका हुआ माल है उसकी कॉस्ट होगी 90। और यही मैं बोल रहा हूँ ऑफ गुड्स सोल्ड, जो बच गया उसे छोड़ दो, जो बिक गया उसकी कॉस्ट बताओ। तो टोटल कॉस्ट तो है हमारे 110, लेकिन उसमें से 20 का तो बच गया ना, बच हाँ सर। लेस करो, तो जो 90 रुपीज है दैट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका एक तो ये है, सारी कॉस्ट ऐड कर दो और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दो, और दूसरा तरीका क्या है, सेल में से जीपी लेस कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। सेल 100 है, उसमें से 10 लेस कर दो तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 90। और लो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए दो फॉर्मूले लिख लीजिए अपने पास। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल माइनस जीपी, और दूसरा फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये दो फॉर्मूले हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के। अब अगर आपसे पूछा जाए ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के कितने तरीके हैं, तो देखो ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर ही रह जाएगा और सेल माइनस कॉस्ट आ जाएगा। एक फॉर्मूला ये हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल माइनस जीपी। सर इसमें दूसरा जो फॉर्मूला है उसमें क्या लिखा है आपने, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दो फॉर्मूले हो गए। तीसरा माइनस माइनस क्या है सर? माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तीसरा फॉर्मूला बता रहा हूं, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू जीपी। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं बनाया मैंने, ऊपर वाले फॉर्मूले से ही बनाया। ये तो पता होगा ना, इधर उधर ले जाना तो आता होगा। यस। किसी को समझ में आया हो, ये वाला फॉर्मूला तो इसी से बना है। जी जी बिल्कुल। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू जीपी, इधर उधर किया है बस। किसी को यहां तक क्वेरी है तो हैंड रेज कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा इसी में। नरसिम्हा जी, बहुत सारे हैंड रेज है, शायद नहीं, जैसे तो ज्वाइनिंग के हैं। किसी को कोई क्वेरी है यहां तक तो एक बार हैंड रेज कर लीजिए। सर जीपी का फॉर्मूला सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। हाँ भाई, सेल में से कॉस्ट लेस कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। यस। अब अगली चीज मैं इसमें बता रहा हूं। फिर एक बंदे ने कहा सर जीपी में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस वही होते हैं जो पीएल में लिखे जाते हैं, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसमें मेरे से कहा गया जीपी में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेस कर दो और इनडायरेक्ट इनकम ऐड कर दो, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पीएल कैसे बनता है, ये पीएल है, वो देखो पीएल के बारे में भी देख लो। पीएल अकाउंट में सबसे पहले यहाँ पर जीपी आ जाता है, बाय जीपी कैरिड डाउन, फिर उसमें इनडायरेक्ट इनकम ऐड हो जाती है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेस हो जाते हैं और नेट बचता है टू नेट प्रॉफिट। तो ये पीएल अकाउंट से निकल कर आ गया फॉर्मूला कि ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इक्वल टू नेट प्रॉफिट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। तो एक फॉर्मूला आपके पास ये भी आ गया, लेकिन एक्चुअल में सारे फॉर्मूले बन कहां से रहे हैं, ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट से। मतलब पेपर में ट्रेडिंग और पीएल बना लेना, फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है। कोई क्वेरी यहां तक किसी की? और रामू जी, आपको शायद कॉस्ट ऑफ गुड्स अच्छे समझ में आ गया होगा। सर अभी क्या थोड़ी प्रैक्टिस अच्छे से करना पड़ेगी, इतनी क्लैरिटी मतलब उस चीज की नहीं है, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं थोड़ा सा ना वो भी हूँ, दिमाग पढ़ने वाले लोग क्या बोलते हैं, हिप्नोटाइजर। नहीं बढ़िया ऐसा नहीं हूँ मैं सच में। तो मैंने क्या किया, मैंने बुक इस तरह से बनाई है, इस तरह से डिजाइन की है कि अगर आप मेरे दिए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो आपके कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये जो इतनी सारी प्रॉब्लम आपको आई इसलिए क्योंकि मैंने क्वेश्चन दिए हुए थे। अगर मैंने क्वेश्चन दिए ही ना होते आपको प्रॉब्लम भी ना आती। और अब आपको प्रॉब्लम आई है, वो क्वेरी सॉल्व कर लो, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपके सारा कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा।
तो ये सभी के लिए है ये बात कि मैंने बुक इस तरीके से डिजाइन की है कि टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन मैंने बुक में बनाकर डाला है। टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन तो सर इसके सारे कल क्वेश्चन तो सारे कर लिए थे कल शाम को। ठीक, अब क्लैरिटी के साथ हो जाएंगे। अभी क्वेश्चन और भी हैं, अभी तो बेसिक बताया ना, तो पहली बार होमवर्क दिया था, वो तो बच्चे वाले क्वेश्चन थे, बाप वाले आने बाकी हैं अभी, तब पता चलेगा कितने कर लिए। जी नरसिम्हा जी आपकी क्वेरी बोलिए। सर सभी प्रैक्टिस किया था, सिर्फ मुझे एक डाउट है। मैं तो एकदम नया हूँ इसमें, मतलब अकाउंट्स के बारे में कुछ पता नहीं, बट वो टेबल डालने के बाद से ये आसान लगा। एक क्वेश्चन था सर मेरा, ये कैश फ्लो वाले में एक क्वेश्चन था ना सर, इंटरेस्ट भी उसमें क्या था कि 1 मिनट सर, आई जस्ट कैश फ्लो का क्वेश्चन में परचेज फिक्स्ड डिपॉजिट्स, क्वेश्चन 6 है ना सर। परचेज ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टिंग में लेस होगा। देखो फिक्स्ड डिपॉजिट क्या एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ 2-3 चीजें जाती है, तो फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, बस। अगर खरीदी है तो माइनस, बेची है तो प्लस। और उस फिक्स्ड डिपॉजिट पे अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी प्लस। मेरा लैपटॉप खराब हो गया, शट डाउन हो कोई गया। बात नहीं, तो मैं ये बता रहा था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ इन्वेस्टमेंट बाय और सेल और फिक्स बाय और सेल जाती है। इन्वेस्टमेंट भी फिक्स एसेट होती है, तो अगर इन्वेस्टमेंट या एफडी आपने बनाई है तो एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपने एफडी बनाई है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए। अब पैसे गए या आए ये देखना है। अगर पैसे जा रहे हैं तो माइनस होगा, पैसे आ रहे हैं तो प्लस होगा। एफडी बनवाइए तो पैसे जाएंगे ही आपके पास से, तो बैंक में जमा हो जाएंगे आपके पैसे, वो माइनस होगा। ओके सर। अरे वो क्वेश्चन 2 में आपने एक परचेज एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स 1,50,000 दिया, पेज नंबर और सेल्स कैश फ्लो वाले में सेकंड क्वेश्चन सर। पेज नंबर होगा देखो। अच्छा नहीं है तो ठीक है, अभी सबने एक ही लेसन प्रिंट किया है ना। पेज नंबर कहाँ से होगा, इंसर्ट में जाके होता है मेरा बस कहीं दिख रहा है क्या पेज नंबर लिखा हुआ? कीजिए, मिल गया, म्यूट कीजिए। ये आ गया पेज नंबर, इसलिए मैंने कहा था एकदम से प्रिंट मत करना, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है हर बार। हाँ जी कोई बात नहीं, अब मैं कैश फ्लो वाले पे जाता हूँ। कैश फ्लो में सेकंड क्वेश्चन है सर, मतलब वही लास्ट है सर। समझ गया। सेकंड क्वेश्चन आ गया, व्हाट, ये वाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ है सर। हाँ तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक गिवन है, इसको तो फॉर्मूला है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। ओके ओके। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है 50,000, परचेज गिवन है 1,20,000, और डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन ही नहीं, छोड़ दो, और क्लोजिंग स्टॉक है 40,000, तो आंसर आ गया 1,30,000। और ये फॉर्मूला यहाँ पर भी लिखा हुआ है। हाँ वो भी कर लो। और कोई क्वेरी? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 शायद क्वेश्चन 6 देखें सर। जो मुझे एक डाउट आया था, अपने वो इंटरेस्ट वाला पूछ रहा था, वो इंटरेस्ट प्लस से माइनस वो समझ में नहीं आया। हाँ ये वाला सर क्वेश्चन 6। अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इन्वेस्टिंग में जाके ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट पे हो रहा होगा। और अगर ओके मुझे ये ध्यान सुनिए, अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो फाइनेंसिंग में जाके लेस होगा, क्योंकि वो आपने लोन पे दिया होगा। ओके। इंटरेस्ट रिसीव अलग जगह जाता है, इंटरेस्ट पेड अलग जगह जाता है। इंटरेस्ट पे किया होगा तो ऐसा अज्यूम कर लेंगे लोन पे दिया होगा, तो लोन वाली सारी आइटम तो जाती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और अगर इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो तो ऐसा अज्यूम कर लेंगे इन्वेस्टमेंट पे किया होगा, तो वो आ जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताइए। अगर आपने परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट खरीदी माइनस होएगा, सेल ऑफ मशीनरी करिए प्लस होगा, तो ठीक है। 150 माइनस और 50 प्लस, तो माइनस हो जाएंगे 1 लाख। ये आ गया इसका आंसर सी वाला। ब्रैकेट में वही
मतलब नेगेटिव हुआ उसका अकाउंट, वो लॉस में है ऐसे। अकाउंट लॉस में नहीं है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से उसके 1 लाख रुपए गए हैं, क्योंकि फिक्स एसेट परचेज करने में उसके 150 चले गए और फिक्स एसेट को सेल करने में 50,000 आ गए, तो अल्टीमेटली उसकी जेब से 1 लाख गए हैं, तो उसे माइनस में बताएंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 1 लाख गए हैं। ओके। चलिए, और कोई क्वेरी किसी की, वरना चाइनीज वॉल पे चलते हैं आज। अब एक इंपॉर्टेंट बात, चाइनीज वॉल पे हर पेपर में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 नहीं आ रहा है, 2 आ रहे हैं, और छोटा सा कंसेप्ट है 3 लाइन का। तो चाइनीज वॉल पे थ्योरी का क्वेश्चन आता है, और आता ही आता है, और 2 क्वेश्चन आते हैं, तो जरा ध्यान से समझेंगे। और बिल्कुल नया कंसेप्ट है, बिल्कुल नया कंसेप्ट है। मतलब पिछले बैच को मैंने चाइनीज वॉल नहीं पढ़ाया था, जब पिछले बैच वाले पेपर देखे आए तो उन्होंने बताया सर चाइनीज वॉल आया था, तो मैंने बुक में चाइनीज वॉल डाल दिया। ठीक, तो जब आप लोग पेपर देख के आएंगे तो अपने क्वेश्चन याद रखना, मुझे बताना, जिससे कि मैं बुक में डाल दूं। कुछ अगर आउट ऑफ कोर्स आ जाता है तो बता दोगे तो वो कोर्स में डल जाता है। चलिए, तो चाइनीज वॉल पिछले 2-3 पेपर से लगातार बार बार आए जा रहा है, और हर पेपर में 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान सकते। व्हाट इज चाइनीज वॉल? चाइनीज वॉल का नाम जो है ना, सिर्फ इस वजह से चाइनीज वॉल है क्योंकि ये एक पर्दे का काम करती है, और चाइना की वॉल सबसे बड़ी है, तो इसलिए इसका नाम चाइनीज वॉल रख दिया, बाकी इसका चाइना से कोई लेना देना नहीं। द टर्म चाइनीज वॉल रेफर्स टू एन इंफॉर्मेशन बैरियर, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। लीक का मतलब बाहर तो लीक होनी नहीं चाहिए, आपके इंटर डिपार्टमेंट, तो सेल डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन परचेज डिपार्टमेंट को नहीं पता चलनी चाहिए। जो म्यूट नहीं है प्लीज एक बार म्यूट हो जाइए। रामू जी आप भी, बस। तो इंफॉर्मेशन बैरियर का मतलब आपकी इंफॉर्मेशन कंपनी के बाहर तो जानी ही नहीं चाहिए, लेकिन कंपनी के जो दूसरे डिपार्टमेंट है उन्हें भी पता नहीं चलनी चाहिए। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी सेंसिटिव होती है, वो तो डायरेक्टर के अलावा किसी को पता ही नहीं होती, सीईओ को भी नहीं पता चलती, बट डायरेक्टर को पता है। तो वो होता है चाइनीज वॉल, कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहां तक रिस्ट्रिक्ट रखनी है, उसी को बोलता है चाइनीज वॉल। और वो चाइनीज वॉल कोई आपके खिड़की के बीच में एक वॉल थोड़ी खड़ी कर देंगे, सिर्फ रूल्स बनाएंगे कि भैया ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पर रखी रहेगी, लिफाफे के अंदर रखी रहेगी, कोई देख नहीं सकता उसे। इस तरह के रूल्स बनाओगे, उसी को बोलते हैं चाइनीज वॉल, उन रूल्स को। द टर्म चाइनीज वॉल रेफर्स टू इंफॉर्मेशन बैरियर दैट इज इंप्लीमेंटेड, जो इंप्लीमेंट की जाएगी विद इन द फर्म, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ज्यादातर किसमें, बैंक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट बैंक में जो कि शेयर खरीदते हैं, लॉ फर्म में जो कि लॉ। स्क्रीन दिख नहीं दे रहा है सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा है बाकी? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है सर। सबको दिख रहा है? एक बार आप दोबारा लॉगिन करके दोबारा आ जाइए। तो किस लिए किस की ज्यादातर किस में करा जाता है ये पेपर में, इंपॉर्टेंट यही है, किस में चाइनीज वॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 बातें हैं, एक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक इन्वेस्टमेंट बैंक और एक लॉ फर्म। इन 3 जगह पर तो सबसे ज्यादा जरूरी है चाइनीज वॉल, बाकी सब जगह भी जरूरत है। टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, किस लिए यूज होती है? टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, द एक्सचेंज ऑफ कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। जो आपकी कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो किसी को पता ना चल जाए, इसलिए चाइनीज वॉल का यूज किया जाता है। और चाइनीज वॉल है क्या? कुछ भी नहीं, बस कोई बात किसी को नहीं बतानी है, बस तुम्हारे तक ही रहनी चाहिए। इस रूल को बोलते हैं चाइनीज वॉल बिटवीन डिपार्टमेंट्स दैट कुड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और इनसाइडर ट्रेडिंग। अब यहां पर इनसाइडर ट्रेडिंग से मतलब क्या है वो बता देते हैं, ध्यान समझिएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग से मतलब ये है कि अगर किसी के पास कुछ इंफॉर्मेशन है पर्टेनिंग टू स्टॉक, या किसी भी कंपनी में ये चल रहा है, जैसे ऑडिटर है कंपनी का, उसको मालूम है कंपनी में फाइनेंशियल की प्रॉब्लम है या आगे आगे जाके कुछ हो सकता है, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन लीक कर दे तो लोगों को पता लग गया तो वो सडनली उसके स्टॉक सेल कर देंगे, तो इससे कॉमन पब्लिक का भी लॉस हुआ, इकोनॉमी में डैमेज हुआ और कंपनी की हालत खराब होगी। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग में, जैसे अभी जेन स्ट्रीट का आया था सर, वो इनसाइडर ट्रेडिंग का था। जैसे CNBC का मशीन अभी जो आया था ना उस पर न्यूज, वो भी एक इनसाइडर ट्रेडिंग का केस था। स्कैम जो 2 केस आपने बताए हैं वो दोनों गलत बताए हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग के केस नहीं है। चलो आगे बताओ। आगे जैसे स्टॉक्स की मैनिपुलेट करके सर, तो ये उनके पास न्यूज है
इंटरनल न्यूज है, तो उसके बेसिस पे वो स्टॉक्स को डंप कर दिया, बेच दिए फटाफट, जिससे मार्केट में कंपनी उनका अपना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो गया। तो सर क्लास में हूँ। हाँ जी, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट। अब मैं समझा देता हूँ इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है। देखिए, अगर आपको किसी कंपनी के बारे में कोई न्यूज पता चल जाए, अगर आपको कोई न्यूज पता चल जाए और उस न्यूज का यूज करके आप प्रॉफिट बना लो, तो कुछ इलीगल नहीं है, बस शर्ते वो न्यूज आपको इलीगल तरीके से पता ना चले। अगर आपको किसी कंपनी के बारे में कोई न्यूज पता चल गई लीगल तरीके, लीगल मतलब आराम से पता चल गई, आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, अरे उस कंपनी को फोन करो, उस कंपनी को फोन करो, थोड़ा अंदाजा लगा लिया आपने। जैसे बता देता हूं सर, एमआरएफ कंपनी टायर बनाती है, और टायर बनाने के लिए वो रबड़ खरीदती है। रबड़ वो किसी कंपनी से ही तो खरीदती होगी, ठीक। अब क्या हुआ, एमआरएफ कंपनी का रिजल्ट आना था जून में, अप्रैल तक का रिजल्ट अनाउंस करने के लिए 120 दिन का टाइम मिलता है। अब मिलने लगा है 60 दिन का, तो अप्रैल का जो रिजल्ट होगा वो जून तक आ जाएगा। तो जो 31 मार्च, अप्रैल मई, 31 मई तक आ जाएगा। तो 31 मई को एमआरएफ वाले अपना रिजल्ट इशू करने वाले थे, लेकिन एक रबड़ कंपनी लिमिटेड के नाम से एक कंपनी थी जिससे एमआरएफ रबड़ खरीदती थी। रबड़ कंपनी ने अपना जो रिजल्ट था वो 5 अप्रैल को बता दिया। तो जब 5 अप्रैल को बताया, तो 5 अप्रैल को एक शिवम गुप्ता जी एनालिस्ट थे, वो पहुंच गए रबड़ कंपनी की एजीएम में। और एनालिस्ट को टाइम मिलता है, जितने भी एनालिस्ट होते हैं वो मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, उनकी डिग्री का ही तो फायदा है, मैनेजमेंट से वो बात कर सकते हैं और उन्हें करनी पड़ेगी, रूल भी है ये। आप अपॉइंटमेंट लेके जाइए, आपको टाइम मिलेगा। आप जब बोलेंगे ना मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूं, तो मैनेजमेंट आपको टाइम देगा, चाहे वो वीडियो कॉल पे दे, चाहे ऑडियो कॉल पे दे, और चाहे फेस टू फेस दे, टाइम देगा वो आपको। तो शिवम गुप्ता जी पहुंच गए उस रबड़ कंपनी लिमिटेड की एजीएम में, और मैंने कहा सर आपके सबसे बड़े क्लाइंट कौन है। उन्होंने 5 कंपनियों के नाम बता दिए, उसमें से एक एमआरएफ भी थी। तो मैंने कहा सर ये 5 कंपनियों से आपका कितने % रेवेन्यू आता है। उन्होंने मुझे वो भी बता दिया, सर इन 5 कंपनियों से इतने इतने % का रेवेन्यू आता है। इन 5 कंपनियों की सेल पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस बार बढ़ी है कि घटी है, तो इसमें भी कुछ गलत नहीं था बताने वाली बात, उन्होंने वो भी बता दी मुझे। अब जब उन्होंने मुझे बताया कि एमआरएफ की सेल मतलब एमआरएफ की परचेज हमारे से पिछले बार इतनी थी, पिछले क्वार्टर, और इस क्वार्टर में इतनी है, तो वहां से मुझे अंदाजा लग गया, अरे जब इसने परचेज ज्यादा की है तो सेल भी ज्यादा ही की होगी। भाई जब इंसान के पास ऑर्डर ज्यादा होता है तभी तो खरीदता है ज्यादा। तो वहां से मैंने अंदाजा लगा लिया कि जब इसने परचेज ज्यादा करी है तो सेल भी ज्यादा ही करी होगी, ठीक है। तो वहां से मैंने अंदाजा लगा के एमआरएफ में खरीद के बैठ गया। अब जैसे उसके 31 मई को रिजल्ट आने वाले थे, रिजल्ट धस हुआ है और वो भागना शुरू। इसी को तो रिसर्च बोलते हैं, ये इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं है। आगे बता रहा हूं, बहुत देखो आप सबके मन में लगता होगा आपको ये इनसाइडर ट्रेडिंग है, क्योंकि न्यूज का पता लगा लिया। अरे न्यूज पता लगाने में मैंने कुछ गलत थोड़ी किया। और ये तो सर जेन्युइन केस है कि जो रिसर्च एनालिस्ट है उसको तो आंसर पे आऊंगा, आप टेंशन मत लो। आपने 2 केस बताए हैं, मैं वहां आऊंगा, वो आपके आंसर गलत हैं और वो गलत ही हैं। मैं लास्ट में डिफरेंस बताऊंगा इनसाइडर ट्रेडिंग क्यों नहीं है वो, है ना। अभी आप इनसाइडर ट्रेडिंग समझिए, फिर आपको पूरा मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का। इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। आपकी बात सुनी जाएगी, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी आपको। अभी जज को सुन लेते हैं, फिर वादी को सुनेंगे। तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, जब हम किसी कंपनी के अंदर की ऐसी न्यूज जो सेंसिटिव है और हम वो पता लगा लें, और लगाने का तरीका इलीगल हो, जैसे अंदर के एम्प्लॉय को पैसे देकर पता लगा लें या ऑडिटर को पैसे देकर पता लगा लें, तो वहां पर वो न्यूज आउट करने वाला भी लायबल, आउट करवाने वाला भी लायबल, और इन 2 से न्यूज पता करके तीसरा बंदा जो ट्रेड करने वाला है वो भी लायबल। और तीनों पे कौन सा केस चलेगा, इनसाइडर ट्रेडिंग का। कौन 3 बंदे, जिसने वो न्यूज जिसने वो न्यूज आउट करी वो, जिसने वो न्यूज आउट करवाई वो, और जिसने इन दोनों से आउट करवा के ट्रेडिंग की, पैसा कमाया वो। तीनों पे सेम केस चलेगा, चाहे उन दोनों ने ट्रेडिंग नहीं की थी, लेकिन फिर भी वो इनसाइडर ट्रेडिंग में फंसेंगे। लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग में फंसाने के लिए जो बेसिक चीज है वो क्या है, आपने कोई सेंसिटिव न्यूज, सेंसिटिव मतलब जिससे स्टॉक प्राइस पे बड़ा असर पड़ सकता है, जिससे स्टेक होल्डर को कुछ फायदा या नुकसान हो रहा हो, सेंसिटिव न्यूज आपकी जो है आउट होनी चाहिए। और सेंसिटिव आउट न्यूज होने के बाद आपने उस न्यूज का फायदा उठा के ट्रेडिंग की हो और ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमा लिया हो,
तो उस केस में वो तीनों बंदे इनसाइडर ट्रेडिंग के नाम पर अंदर जाएंगे और उन पे पेनल्टी भी लगेगी। ये तो मैंने आपको सिखाया इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इनसाइडर ट्रेडिंग से पहले हम चाइनीज वॉल समझेंगे। इनसाइडर ट्रेडिंग में पूरा चैप्टर आएगा, अभी आगे दोबारा आएगा इनसाइडर ट्रेडिंग, वहां अच्छे से समझा दूंगा। अभी चाइनीज वॉल समझते हैं। चाइनीज वॉल क्या है? चाइनीज वॉल है कि इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब अंदर की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक ना हो पाए, इसके लिए कुछ रूल्स सेबी ने प्रिस्क्राइब किए हैं, उसी को बोलते हैं चाइनीज वॉल। जो रूल्स सेबी ने हैं उसी को बोलते हैं चाइनीज वॉल। एग्जाम्पल, भैया ऑडिटर देख, जिस दिन तू कंपनी में ऑडिट करने घुसेगा उस दिन से लेके और जब तक तू अपनी रिपोर्ट ना दे दे तब तक तेरा जानकार या तू किसी को भी कुछ नहीं बताएगा कंपनी के बारे में, और खुद तू ट्रेडिंग कर नहीं सकता इस कंपनी में। अगर तेरी इन्वेस्टमेंट भी है, पहले से खरीदा हुआ है तेरा शेयर, तो तू उसे बेच नहीं पाएगा इन दिनों में। अगर बेचना है तो पहले ही बेच ले। ठीक। दूसरा, ऑडिटर तो अपनी कंपनी के शेयर खरीद ही नहीं सकता, रूल है। अगर कोई कंपनी में ऑडिटर है, वो उस कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकता, ना वो खरीद सकता, ना उसकी फैमिली खरीद सकती, ना उसके जानकार खरीद सकते जो भी उस कंपनी से रिलेटेड है, क्योंकि वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आ जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उसे खरीदने तो खरीद के रख सकता है, बेच नहीं पाएगा। जब भी बेचेगा तो उससे कुछ दिन पहले सेबी को पहले नोटिस देना पड़ेगा, मैं अपने शेयर बेचना चाहता हूं। फिर सेबी कहेगी ठीक है, नोटिस दे दिया, ठीक है 15 दिन बाद बेच लेना। तो 15 दिन के नोटिस पे खरीद पाएगा, 15 दिन के नोटिस पे बेच पाएगा। ठीक है ना, एकदम से नहीं खरीद बेच पाएगा। और 15 दिन के नोटिस से खरीदेगा बेचेगा तो लोगों को पता लग जाएगा, जैसे जैसे न्यूज आती है ना, अब प्रमोटर 15 दिन बाद अपना स्टेक सेल करेंगे, ऐसे ही उसे अब ऑडिटर दिन का स्टॉक बेच रहा है, न्यूज आएगी। अभी लेंगे आपकी क्वेरी। तो फायरवॉल कह रहा हूं, चाइनीज वॉल क्या है? जैसे आपके सिस्टम में फायरवॉल होती है ना, वायरस आने नहीं दूंगी, ऐसे ही चाइनीज वॉल होती है, मैं इंफॉर्मेशन बाहर जाने नहीं दूंगी। तो कुछ अलग से कुछ नहीं है, वह रूल्स है। डायरेक्टर को कह दिया भैया देख, सेल की फिगर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए जब तक कि सेल की फिगर हम अनाउंस ना कर दें। अपनी सेल की रिटर्न भर के हम एनएससी की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, बस वहीं से पता चलेगी, उससे पहले किसी को पता नहीं चलेगी। इस तरह के कुछ रूल्स बना दिए, दैट इज कॉल्ड चाइनीज वॉल। अगला क्वेश्चन, हमें चाइनीज वॉल समझ में आ गया, हमें इनसाइडर ट्रेडिंग समझ में आ गई। अब 2 क्वेश्चन के जवाब दे रहा हूं, उसके बाद रामू जी की क्वेरी लेंगे। पहला क्वेश्चन कि सर कौन था वो, जेन स्ट्रीट, लेकिन सर वो तो अब केस अलग हुआ है, मैनिपुलेशन करने का था उसका। तो मैं भी तो ये आंसर देने वाला हूं। तो वो जो जेने है वो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं है। उसने क्या किया, उसने बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदी कोई चीज और फिर बहुत बड़ी क्वांटिटी में बेची, जिसकी वजह से उसने प्राइस को अनइथिकली ऊपर और नीचे कर दिया। इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग तो कोई है ही नहीं, उसे कोई न्यूज पता ही नहीं थी, तो इनसाइडर ट्रेडिंग का केस ये नहीं है। संजीव हसीन पे आ जाओ। संजीव हसीन ने क्या, अच्छा जैने ने क्या किया, जैने के ऊपर केस क्या हुआ होगा फिर, जब इनसाइडर ट्रेडिंग ने तो केस क्या हुआ, पेनल्टी किस बात की, अब उस पर केस क्या हुआ समझ लो। सेबी का एक रूल है कि आप एक दिन में सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो, एक क्वांटिटी है। कैसे भाई, इंडेक्स है तो आप इंडेक्स का टोटल 1 से 1.5% का ही ट्रेडिंग कर सकते हो एक दिन में, और अगर स्टॉक है तो आप मैक्सिमम 3% की ट्रेडिंग कर सकते हो उसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट की। 3% से अगर ज्यादा करी तो आपको सेबी को बताना पड़ेगा आज मैंने क्यों खरीदा, और ट्रेडिंग तो कर ही नहीं सकते, खरीद सकते हो 5-7 दिन बाद बेच दो, और सेबी को बताना पड़ेगा। सर इंडेक्स की 1.5% है। हाँ 1.5 होगी, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, इसलिए मैंने बताया कि इसके आसपास है। और स्टॉक की कितनी है सचिन जी? 3%। वो ठीक बताइए। तो इंडेक्स की 1.5% है, ये एक्चुअली बदलती रहती है, वो याद नहीं रहती, पहले कभी 1% हुआ करती थी। तो इंडेक्स की इस टाइम पर 1.5% है, और आपके आगे कोर्स में आएगा, ये आपको याद हो जाएगा, टेंशन मतलब आपकी बुक में सब। तो इंडेक्स की 1.5% है, और लिखते रहो, लेकिन अच्छी बात है जो लिख लो। इंडेक्स में 1.5% की ट्रेडिंग से अगर आप ज्यादा करते हो तो फिर आपको सेबी को बताना पड़ता है, और अगर स्टॉक में 3% से ज्यादा की ट्रेडिंग करते हो आप मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट का, तो सेबी को बताना पड़ता है। वो उसने जेम्स जोन्स, क्या नाम था उसका, डैने जोन्स ने क्या किया, क्वांटिटी ट्रेड करने के बाद सेबी को नहीं बताया, और परमिसिबल लिमिट से भी ज्यादा ट्रेड की, और सेबी ने उसे नोटिस भेज दिया तू ज्यादा ट्रेडिंग कर रहा है, आगे से मत करियो, वो फिर भी नहीं मानना, और फिर भी उससे ज्यादा ट्रेड करी, सेबी ने उठा के उस पर पेनल्टी लगा दी। समझ में आया केस एक। अब दूसरा केस है, संजीव हसीन ने क्या किया, संजीव हसीन के पास भी कंपनी की कोई न्यूज नहीं थी किसी की भी, तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग में नहीं गया। उसने क्या किया,
उसने अपने रिसर्च एनालिस्ट की डिग्री बोलती है कि जब आप किसी चीज पर अपनी एडवाइस दो तो उस एडवाइस देने से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक तो आप उसमें ट्रेड कर ही नहीं सकते। आप किसी मतलब अपने अगर आपके कोई बंदा जानकर कर रहा है तो उसका आप क्या दोगे, डिस्क्लोजर दोगे। और रिपोर्ट अगर आप बना रहे हो तो रिपोर्ट बनाने से 15 दिन पहले और रिपोर्ट बनाने के 1 महीने बाद तक। सचिन जी मेरी फिगर सही है क्या टाइम की? क्या सर? रिपोर्ट बनाने से 15 दिन पहले और रिपोर्ट बनाने के 1 महीने बाद तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ जी बिल्कुल सर। और ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं अपने पास, सभी सही है। तो रिपोर्ट बनाने से 15 दिन पहले आप ना खरीद सकते हो उस चीज को, ना बेच सकते हो। अगर आपने खरीदा बेचा था तो रिपोर्ट नहीं दे सकते। और रिपोर्ट बनाने के 1 महीने बाद तक भी ना तो आप उस चीज को खरीद सकते हो ना बेच सकते हो, ना आप, ना आपकी वाइफ, ना आपका कोई मतलब रिलेटेड बंदा जिससे ये प्रूव हो सके कि भैया आपके पैसे से ही ट्रेड होता हो। तो अल्टीमेटली अगर इन सब में से किसी ने भी कुछ बेच दिया तो भैया आप तो गए। लेकिन आपके क्लाइंट खरीद बेच सकते हैं। अगर आपने वो रिपोर्ट बनाने से पहले अपने किसी क्लाइंट को उसकी वो दे दी थी, आपने उसको उसकी रिकमेंडेशन कर दिया था, तो आप अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोजर दे दोगे कि मेरे कुछ क्लाइंट्स को मैंने रिकमेंडेशन कर रखी है। लेकिन आपके वो क्लाइंट भी कोई बड़ा क्लाइंट नहीं होना चाहिए कि उस कंपनी में 10% स्टेक लेके बैठे हो। अगर आपके किसी क्लाइंट ने 10% का स्टेक लेके रखा हो और आप उस पर रिकमेंडेशन दिए जा रहे हो तो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो 10% का स्टॉक पहले से खरीदवाया, फिर रिकमेंडेशन दी संजीव भसीन की तरह और उससे बिकवा दिया। अब यहां पर मेन क्या है, अगर आपका कोई बड़ा क्लाइंट है 10% वाला तो रूल है 3% से ज्यादा स्टॉक तो आप बेच ही नहीं सकते बिना सेबी को बताए एक दिन में। तो 3% से ज्यादा तो बेच ही नहीं पाएगा, 3 से कम बेच ले तो बेच ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब संजीव भसीन ने जो किया था उसने अपने जो रिसर्च एनालिस्ट का रूल है क्या कि भैया जिस चीज पे तुम रिकमेंडेशन करोगे उस चीज में तुम खुद ट्रेड नहीं कर सकते या अपने किसी जानकार को नहीं करा सकते, उसने वो रूल तोड़ दिया। तो उसके ऊपर जो केस चला था वो NISM 15 का रूल तोड़ने की वजह से है ना, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं चला था यहां पर चला था प्रोहिबिशन ऑफ द रिसर्च एनालिस्ट डिसिप्लिन एक्शन था ये। तो रिसर्च एनालिस्ट का डिसिप्लिनरी एक्शन था, इसमें उनके ऊपर पेनल्टी भी लगी है और शायद उनकी डिग्री भी कैंसिल हो गई है NISM 15 वाली, शायद, क्योंकि मुझे वो किसी भी चैनल पे नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि वो पहली बार नहीं पकड़े गए, चौथी पांचवी बार पकड़े गए हैं। पहली बार जब पकड़े गए थे तो दूसरे चैनलों पे दिखाई दे रहे थे, अब तो दिखाई ही नहीं दे रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी डिग्री ही कैंसिल कर दी गई है और अब वो दोबारा डिग्री ले नहीं पाएंगे इंडिया में। सर इसमें कुछ ऐसा भी मैंने मतलब पढ़ा था कि ये बाहर मीटिंग करते थे और उनसे कैश में पैसा लेते थे, किसी दूसरे मिलने वाले के अकाउंट में डलवा दिया या किसी से और अपने रिलेटिव्स के अकाउंट में डलवा दिया, ऐसा कुछ। ये क्या करते थे, हाँ ये क्या करते थे, मान लो मैंने आपसे कहा भैया कल को IFL बढ़वाता हूँ, तो आपको पहले IFL खरीदवा दिया, फिर अगले दिन बोल दिया अरे IFL ये है IFL वो है, मेरे हिसाब से 20% भागना चाहिए, 10% तो कहीं से कहीं तक गया ही नहीं है, आज ही 10% भाग जाएगा, 20% 15 दिन में भाग जाएगा, और अगर 1 साल रखोगे तो 40% भाग जाएगा। आप कभी संजीव वसन की वीडियो देखना, वैसे ही बोलता था मैं IFL में करने की रिकमेंडेशन करूंगा, इसके PE रेशियो बहुत बढ़िया है, इसका मार्जिन बहुत बढ़िया है, और मेरा टारगेट है अगले 5 दिन के अंदर 10% भाग जाएगा, अगले 1 महीने के अंदर 20% भाग जाएगा, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए से रखते हैं तो ये आपको यहाँ से डबल भी हो सकता है 1 साल के अंदर, और अगर आप इसे 5 साल रख लें तो ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न देगा, ये 50 गुना हो सकता है। बस इतना बोल रहा कुछ तो भैया, भाई जी बिजनेस पे आके बड़े चैनल पे आके कोई बोल रहा है ना, तो भैया स्टॉक के रेट तो बढ़ते हैं, और वो उसी दिन IFL 10% की गैप या 5% की गैप, अब उस 5% बढ़े हुए रेट पे जिन लोगों ने एक दिन पहले खरीद लिया था वो बेच जाते थे, और अल्टीमेटली वो शेयर गिर जाता था, फिर 15% गिर जाता था नीचे, तो जो बेचारा उसके कहने पे यहाँ पर इन्वेस्टर घुसा था उससे नुकसान हो जाता था। अब जिस बंदे को प्रॉफिट हुआ उसे मान लो 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो संजीव भसीन ने क्या रखा था, देख भाई जो भी प्रॉफिट होगा 40% मेरा, जो कि इलीगल है ना, तो वो 40% अपने अकाउंट में तो ले नहीं सकता, पकड़ा जाएगा, तो अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में ले लेता था, वहीं से वो पकड़ा गया, क्योंकि घूम फिर के रिश्तेदारों के अकाउंट से उसके पास आए पैसे, वो वहीं से पकड़ा गया। ठीक है, तो ये भी इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं था। पेपर में इस तरह के केस लॉ दे देंगे आपको संजीव भसीन का बना के, और उसका और पूछेंगे बताओ इनसाइडर ट्रेडिंग है कि नहीं, तो मुझे लिख कर नहीं आना इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, तो अभी तो कह रहा हूँ अभी तो शुरुआत है, तो जो भी आ रहा है वो खाली होते हैं। तो मैं आपको बोलने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, और अगर आप गलत साबित हो रहे हो तो उसमें कुछ गलत नहीं है, अब आपकी क्लैरिटी हो गई, आपने बोला ही ना होता तो जिंदगी भर से इनसाइडर ट्रेडिंग ही समझते रहते। तो मेरे से पढ़ने का फायदा ही यही है कि आपकी सारी क्लैरिटी होंगी, और आपकी वजह से औरों की हो रही है, तो बोलना बहुत जरूरी है ना, तो बोलना जरूर है,
चलिए विनायक जी आपकी क्वेरी बोलिए। सर ये 3% एंड 1.5% का जो लिमिट है वो मार्केट कैपिटल के हिसाब से कि क्या है सर? एक वर्ड है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, ओके वो आगे पढ़ाएंगे। अभी आप ठीक है करने के लिए लिख लीजिए 1% ऑफ मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट और 3% ऑफ मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, है ना। ठीक है सर जब आगे चैप्टर में आएगा तब वहीं पर पढ़ाएंगे। ठीक है सर आंसर दिया है सचिन जी ने, वो NISM 15 पढ़ चुके हैं, वो रिवीजन बैच में है। और ऐसे जो स्टूडेंट जो पढ़ चुके हैं अगर वो आपके बैच में, उससे आपका बेनिफिट ही है, क्योंकि उनका लेवल बहुत बड़ा है। अब वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिससे आपकी क्लैरिटी हो जाएगी, है ना। और कहीं पर अगर कोई फिगर मुझे याद नहीं आ रही होगी तो मैं उनसे क्लैरिफाई कर पाऊंगा आपके लिए। चलिए, तो चाइनीज वॉल मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया। चाइनीज वॉल और इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है ये भी समझ में आ गया अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। सर चाइनीज वॉल और इनसाइडर ट्रेडिंग दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं क्योंकि आपने जी दो डिफरेंट कंसेप्ट है। चाइनीज वॉल का काम है कि अपनी अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर जाने नहीं देना, और अगर वो बाहर चली गई तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग बोल देंगे। समझ में आ गया? जी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनसाइडर ट्रेडिंग चाइनीज वॉल और पढ़ने को मिलेगा, टेंशन मत लो, बहुत कुछ है। की एस्पेक्ट ऑफ चाइनीज वॉल। सर चाइनीज वॉल में क्या क्या होता है? पर्पस टू अवॉइड कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि कहीं पर ऐसा ना हो जाए कि आपको कोई न्यूज पता थी, इस वजह से आपने किसी का प्रॉफिट करा दिया या आपने डिसीजन कुछ अलग ले लिए, है ना। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रोकने के लिए कुछ लोगों को ही बताई जाती है बातें, जिससे कि बस उन्हीं पे शक जाए और पकड़े भी जाए। एंड एंश्योर कंप्लायंस विद द रेगुलेशन सच एज दोज रिलेटेड टू इनसाइडर ट्रेडिंग। कह रहा है कि कंप्लायंस विद रेगुलेशन करना पड़ता है। सेबी ने भी रूल बना रखा है कि अगर आपकी कोई ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो वो लीक नहीं होनी चाहिए, तो उससे अगर लीक हो गई तो कल को कंपनी भी तो बदनाम हो जाएगी। तो कंपनी बदनाम ना हो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए लेकर, इसलिए चाइनीज वॉल जरूरी है। चाइनीज वॉल क्या है? वो रूल्स हैं बस। टिपिकल यूज क्या है? बिटवीन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। एक तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होती है? जैसे म्यूचुअल फंड। अब क्या होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में? एक ग्राहक होता है आपके पास, वो आपको 100 करोड़ रुपए देके कहता है मेरी तरफ से ट्रेडिंग करो। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है अलग अलग जगह पे। अब मान लो 100 करोड़ रुपया उसे इन्वेस्ट करना है, उसे रिलायंस में लगाना है, तो एक दिन पहले अपना शेयर भी खरीद सकता है रिलायंस, या फिर अपने, अगर उसने किसी को पता लग गया कि कल कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर 100 करोड़ की रिलायंस खरीदने वाला है, तो जो स्टाफ को पता चलेगा वो तो खरीद ही सकते हैं ना। और वो तो इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर भी नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसा रूल बनाया गया है कि भैया इन्वेस्टमेंट बैंकर को कहा गया अगर तेरा कुछ भी कल को ये है कि मेरे को कल कुछ बड़ा खरीदना है, तो स्टाफ में तेरे अलावा किसी को नहीं पता होना चाहिए। कल को अगर इनसाइडर ट्रेडिंग की न्यूज फैल ली तो तू ही फंसेगा अकेला, फिर कल कोई नहीं कह सकता मेरी क्या गलती। तो इसका ध्यान भी तुझे ही रखना पड़ेगा कि भाई तेरे अलावा किसी को, तू फंड मैनेजर है, CEO को भी नहीं पता होना चाहिए, तेरे ऊपर वाले को भी पता नहीं होना चाहिए, सिर्फ तुझे पता होना चाहिए क्या होने वाला है कल। और तू अपने आप ट्रेडिंग करियो मत, वरना कहीं संजीव भसीन बना दे तेरा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चाइनीज वॉल मतलब आपको रिस्ट्रिक्ट करता है अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी को भी बताने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। तो बैंकिंग में विच हैज एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट इन्फो लाइक अपकमिंग मर्जर्स। अब क्या होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर को पहले ही पता लग जाता है कि कंपनी मर्जर करने वाली है या नहीं। म्यूट कीजिए, कौन है ये? म्यूट रखें, आती है। सर इस चाइनीज वॉल में मैं कुछ बोलना चाह रहा था जी सर। जी बोलिए। मेरे नॉन रिलेटिव हैं सर किसी कंपनी में, तो वो जो है वो फाइनेंस हेड की पोजीशन पे है। मैं उनसे कई बार बोलता हूँ आपकी कंपनी का डेटा कब आ रहा है यार, मेरे को बता देना करके। वो आज तक मेरे को डिस्क्लोज नहीं किए। 12 साल हो गए सर। मेरे साड़ू भाई है, सगे साड़ू भाई है। तो वो ईमानदार है। हाँ, और जब भी कंपनी का डेटा आता है सर उनका स्टॉक भाग जाता है। अच्छा चलिए मैं बताता हूँ। मैं ऑडिटर था बॉस कंपनी में। बॉस बहुत बड़ी कंपनी है, 50,000 रुपए का शेयर है उसका भी। तो बॉस कंपनी के हम मतलब होलसेल ऑडिटर नहीं थे। जो यूपी वाली उसकी ब्रांच थी, उसे एक ब्रांच का हम ऑडिट करते थे बस, और वो भी सेल का डेटा चढ़ाते थे, मतलब उसकी जीएसटी की रिटर्न भरते थे। तो बॉस कंपनी की मंथली रिटर्न जाया करती थी। अब बॉस कंपनी की जो मंथली रिटर्न जाएगी, जब हम चढ़ाएंगे, रिटर्न भरेंगे, तभी तो आप लोगों को पता चलेगी। तो मैं उस टाइम नया नया सीए करने ही घुसा था। तो मैं सीए मनीष चंद आया हमारे यहाँ पे, तो उनके यहाँ पर हमें आर्टिकलशिप करनी होती है, ट्रेनिंग कर रहे थे हम। तो ट्रेनिंग के टाइम पर वो कंपनी के ऑडिटर थे मनीष चंदा जी। तो आर्टिकल तो हम ही थे, टेलीमेंट्री तो हम ही करते थे। तो बॉस कंपनी उस टाइम पर हमें पता भी नहीं थी क्या है। हम तो बस सर ने काम दे दिया, करना है, सिर पकड़ पकड़ के रो रो के करते थे।
अरे यार ये भी करना पड़ेगा इतना सारा, और बॉस कंपनी की सेल बहुत ज्यादा होती थी, तो बहुत मोटी बुक आती थी हर महीने और वो हमें करनी पड़ती थी। मतलब 30 के 30 दिन हम बॉस कंपनी का ही काम करते थे। तो बॉस कंपनी के हम ब्रेक फ्लूइड और पता नहीं महंगी महंगी चीजें वो बेचती थी, और हम वो सारे बिल काटते थे। और फिर हमें किसी दिन पता चला अरे ये तो कंपनी है सच में सच का, इसका शेयर भी है, और जो सेल हम लोग टोटल करके बताते हैं वही अगले दिन टीवी पे आती है। समझ रहे हैं? हमें ये बात तब पता चली, वो किसने बताई? हमारे सीनियर ने। एक दिन हम कहने लगे क्या सड़ी हुई कंपनी का हमसे करवाते रहते हो, 1 साल हो गया कुछ और सिखा ही नहीं रहे हो, यही सिखा रहे हो। तो सड़ी हुई कंपनी कौन बोल रहा? सबसे बड़ी कंपनी है बॉस कंपनी, पता भी है 50,000 का शेयर है, ऐसे करके उन्होंने बताया हमें। मैंने कहा शेयर है तो हम क्या करें? तो उन्होंने पूरा समझाया क्या है, तो हमें समझ में ये क्या चीज है। तो फिर अरे जो तुम टोटल करके बताते हो ना गलत मत कर देना, वरना गलत ही टोटल टीवी पे बताएंगे। उनका टीवी पे भी आता है हमारा बताया हुआ, हमारा बनाया हुआ। तो फिर अगले दिन जैसे हमने अगले दिन फाइल करी, तो फाइल करने के बाद हमारे ही सर उसको जो है ऑनलाइन करते थे, फिर अगले दिन टीवी पे सेल फिगर आती थी, जैसे आपको भी पता है ऑटो सेक्टर की आती है 1 तारीख को। तो फिर हमें इसमें इंटरेस्ट आने लगा, फिर हमने ये डिस्क्लोज करना शुरू किया अपने दोस्तों को जो शेयर ट्रेडिंग करते थे। तो हमने किया, लेकिन उस टाइम पर हमें अकल नहीं थी, और फंस जाते तो। लेकिन बहुत छोटा डेटा था हमारे पास, हमारे डेटा से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यूपी का था, और बॉस कंपनी तो इंडिया के अलावा बाहर के देशों में भी करती है। तो हम खाली इंडिया का डेटा बताते थे उसे, भैया पिछले साल तो इतने की सेल थी, इस बार 10% बढ़ गई है, तो इंडिया के डेटा से क्या फर्क पड़ेगा? तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन गलत है। तो अगर आपके साडू भाई नहीं बता रहे हैं तो बड़े ईमानदार है। चलिए और कोई क्वेरी किसी की, वरना आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे बढ़ते हैं, कोई क्वेरी नहीं है। एग्जाम्पल, अ बैंक एडवाइजिंग अ कंपनी। अब एक बैंक था, वो एक कंपनी को एडवाइस कर रहा था ऑन अ मर्जर, मतलब कंपनी ने एक बैंक को अपना मर्जर का एडवाइजर नियुक्त किया कि भैया आप बताओ हमें मर्जर करना चाहिए कि नहीं। अब वो बैंक वाले कैलकुलेशन करके आपको एडवाइस कर रहे थे कि मर्जर करना चाहिए कि नहीं। मस्ट इंश्योर, अब उन्हें इंश्योर करना पड़ेगा इट्स ट्रेडर डोंट यूज दैट इन्फो टू बाय शेयर्स इन दैट कंपनी। उस बैंकिंग कंपनी में अगर और भी कोई बंदा जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर रहा होगा, वो ये ध्यान रखें कि भैया ये मर्जर वाली बात अपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के डिपार्टमेंट को पता नहीं चलनी चाहिए, वो अपने हिसाब से काम करने दो उसे। और अगर पता चल गई तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बात सेबी को पता चल गई तो बैंक बंद कर देगी। देखो चोर जब तक पकड़ा ना जाए तब तक वो चोर नहीं है। तो अगर उसने अपने डिपार्टमेंट को बता दिया और उसने वो शेयर खरीद लिया, उसे प्रॉफिट हो गया, तो बैंक का फायदा है, वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसने उसे बताया था, ये बात सेबी को नहीं पता चलनी चाहिए। अगर सेबी को पता चल गई तो बैंक ही बंद हो जाएगा, इतनी बड़ी पेनल्टी लगेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन प्रैक्टिस, चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में। एम्प्लॉइज ऑन वन साइड ऑफ द वॉल आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम कम्युनिकेटिंग विद द अदर्स अबाउट सेंसिटिव मैटर। चलिए फर्म में यूज, जैसे फिजिकल सेपरेशन कर दो भैया, कि फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला अलग बिल्डिंग में रहेगा और सेल वाला अलग डिपार्टमेंट में, और परचेज वाला अलग डिपार्टमेंट, सर अपने अपना डेटा अपने पास रखेंगे। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द डेटा, डेटा पे रिस्ट्रिक्टेड ऐसे लगा दो भैया, यहां पर 2 ही बंदे देख सकते हैं। ठीक है। ईमेल मॉनिटरिंग, ईमेल वगैरह जैसे आपने देखा होगा कंपनीज के यहाँ क्या होता है, भाई तुम पेन ड्राइव नहीं लगा सकते हमारे सिस्टम में, ईमेल भी सिर्फ कंपनी का यूज होगा, और ईमेल की मॉनिटरिंग होती है, किसी अरे गहरे को तुम मेल भी नहीं भेज सकते। आप बैंक में जाओगे और उससे कहोगे ना सर जरा मेरी बैंक स्टेटमेंट पेन ड्राइव में दे दो, देंगे ही नहीं, क्योंकि वहां पर चाइनीज वॉल लगी हुई है, मतलब बाहर की कोई चीज यूज नहीं होगी। पेन ड्राइव का स्लॉट हटा देते हैं आपके कंप्यूटर में से ही। जब बैंक कंप्यूटर खरीदता है उसमें से पेन ड्राइव का स्लॉट तोड़ देते हैं, निकाल देते हैं, कि पेन ड्राइव तो लगी नहीं सकती। बैंक के कंप्यूटर में सिर्फ और सिर्फ जो भी आप दोगे मेल से दोगे उन्हें, और मेल भी किसकी होगी? बैंक की, अपनी प्राइवेट मेल नहीं देगा कोई भी मैनेजर आपको। ठीक, तो इसी को बोलते हैं चाइनीज वॉल। ना तो बाहर की कोई इंफॉर्मेशन अंदर आएगी बिना टेंशन के, बिना बताए, और अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जा सकती। कोई पेन ड्राइव नहीं जाएगी, कोई कागज नहीं जाएगा बाहर। जब मैनेजर अंदर आता है तो खाली हाथ, जब मैनेजर अपने बैंक से बाहर जाता है तो खाली हाथ। ऐसे ही कैशियर भी, तो कोई कागज वगैरह लेकर नहीं जा सकते, अपने दिमाग में लेके जा सकते हैं, और अगर पकड़े गए तो जॉब जाएगी, कुछ बताया बाहर जाके तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग एंड कंप्लायंस प्रोग्राम चलते हैं। ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं बताना है। हाउ चाइनीज वॉल आर इंप्लीमेंटेड इन स्पेसिफिक इंडस्ट्री। देखिए मैंने बहुत ज्यादा एग्जांपल दिए हैं इसके बारे में, जिससे आपको चाइनीज वॉल अच्छे समझ में आ जाए। स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के केस में क्या होगा, चलिए अब इसके बारे में बताते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में चाइनीज वॉल का क्या फायदा और क्या नुकसान है, ये आ गया सिनेरियो। अब मैंने केस लॉ बनाकर दिया आपको, अब आप बताओ क्या होगा। एन इन्वेस्टमेंट बैंक इज एडवाइजिंग
कंपनी ए, एक कंपनी का नाम है ए, ऑन अ कॉन्फिडेंशियल मर्जर विद बी। अब ए कंपनी बी के साथ मर्जर कर रही है, तो मर्जर करने से पहले कोई बैंक को नियुक्त किया जाता है, सर आप बताओ मैं मर्जर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर भी हो सकता है, कोई रिसर्च एनालिस्ट भी हो सकता है, सीए भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अंडरराइटर्स भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए इन्होंने किसी इन्वेस्टमेंट बैंक को ही कर दिया, तो कंपनी ए और कंपनी बी, दो कंपनियां मर्जर करने वाली हैं, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग हो सकती है। कंपनी ए और कंपनी बी के शेयर आप पहले खरीद के बैठ जाओ। जिस बैंक को पहले से ही पता है, अभी सिर्फ सोच रहे हैं, डिसीजन नहीं हुआ। जब तक सोच रहे हैं तो किसी को पता नहीं है, जिस दिन डिसीजन हो जाएगा उस दिन तो सबको बता देंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो जाए, तो ए कंपनी और बी कंपनी मर्जर कर रही है, ये बात ए कंपनी और बी कंपनी के एम्प्लॉइज को भी नहीं पता अभी। सिर्फ किसको पता है? इन्वेस्टमेंट बैंकर को और डायरेक्टर को, ए और बी के। ए कंपनी और बी कंपनी के डायरेक्टर्स को पता है वाली बात, जिन्होंने डिसीजन लिया है, और इन्वेस्टमेंट बैंकर को पता है जिसे उन्होंने बताया है। इन तीन के अलावा किसी को पता ही नहीं है। तो इनके बीच में एक चाइनीज वॉल का कंसेप्ट आ जाएगा। भैया ये तीन बंदों के बीच में बात है, अगर लीक हुई तो तीनों फंस जाएंगे। फिर पता तो लग ही जाएगा किसने लीक करी। जब तक पता नहीं लगेगा तब तक तीनों जेल में रहेंगे। ठीक, तो ये तीन बंदे रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। अब चाइनीज वॉल के बारे में पढ़ते हैं। तो चाइनीज वॉल इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा? द M&A एडवाइजरी टीम, M&A कौन है? ये बैंक का नाम है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो है, M&A एडवाइजरी टीम इज गिवन रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। तो एक तो उसको एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर देंगे सिस्टम फाइल्स में। द ट्रेडिंग डेस्क एंड रिसर्च एनालिस्ट आर फिजिकली एंड डिजिटली सेपरेटेड। जो ट्रेडिंग डेस्क है ना, उसकी जो ट्रेड करती है उसे अलग कर देंगे, और जो रिसर्च एनालिस्ट वाली डेस्क है वो अलग कर देंगे, क्योंकि ये एडवाइस करने का काम है रिसर्च एनालिस्ट का, और ट्रेडिंग डेस्क का काम है सिर्फ ट्रेडिंग करना। इन दोनों को अलग अलग कर देंगे और एक दूसरे को कुछ नहीं पता चलने देंगे। एम्प्लॉइज आर फॉर्मली वॉल क्रॉस्ड। कह रहा है एम्प्लॉइज भी इस तरह से बैठेंगे कि एक दूसरे से बात ना कर पाए। बिल्डिंग ही अलग अलग रहेगी, ट्रेडिंग डेस्क अलग रहेगी और रिसर्च वाली डेस्क अलग रहेगी। एंड मस्ट साइन कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, और उनके बीच में एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट भी रहेगा कि अगर कोई भी बात लीक हुई तो तुम सब जिम्मेदार हो जाओगे। इंटरनल कंप्लायंस ऑफिसर रहेंगे जो मॉनिटर करेंगे कम्युनिकेशंस का और ट्रांजैक्शंस ऑफ ब्रीचेस का। अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो उसका पता लगाएंगे। पर्पस क्या है इन सबका? प्रिवेंट ट्रेडर्स फ्रॉम एक्टिंग ऑन अ नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन। क्योंकि अभी उसका क्या हुआ है, अभी तक उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो तब तक आप उसको बाहर नहीं ला सकते, ना यूज कर सकते। इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाएगी, वरना विच इज इलीगल। यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो बताइए। अगर मैं खाली चाइनीज वॉल का छोटा सा कंसेप्ट बता के खत्म कर देता तो शायद समझ में ना आता। मैंने एक एग्जांपल ले लिया अभी आपके लिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, अभी लॉ का भी लूंगा। बहुत सारे एग्जांपल है, टेंशन मत लो। सचिन जी, पिछली बार ये सब नहीं पढ़ाया गया था। मजा आ रहा है चाइनीज वॉल पढ़ने में? हाँ सर, पूरा रिवीजन हो जा रहा है। नहीं, चाइनीज वॉल तो पिछली बार पढ़ाया ही सर पूरा ही। कंसेप्ट तो खैर क्लियर था सर, आपने एक्सप्लेन तो हाँ, मैंने आप एक्सप्लेन ही ऐसा करते हैं कि वो रिटेन हो जाता है हमेशा के लिए। एग्जाम्पल नहीं दिए थे लेकिन पिछली बार। जी जी, एग्जांपल आपने थोड़ा एलोबरेट किया। हाँ, हर बार मैं अपनी बुक में 10-12 पेज क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ एग्जाम्पल उसमें डाल ही देता हूँ हर बार। तो इस बार मैंने एग्जाम्पल डाल दिए इसमें। आगे बढ़ते हैं जी। अब एक केस मैं बता रहा हूं आपको लॉ फर्म का। फिर से सिनेरियो समझिए। एक लॉ फर्म थी रिप्रेजेंटिंग 2 क्लाइंट। जरा ध्यान समझिए, फर्म एक ही है। मान लीजिए फर्म है मेरी शिवम गुप्ता एडवोकेट, शिवम गुप्ता एंड एडवोकेट, एडवोकेट शिवम गुप्ता एंड एसोसिएट्स। ये मेरी फर्म का नाम है, एडवोकेट शिवम गुप्ता एंड एसोसिएट्स। और मेरी फर्म में 40 लॉयर हैं, बड़ी फर्म है। तो एक लॉ फर्म थी, उसके पास तो हजारों केस हैं। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि दो रिप्रेजेंटिंग 2 क्लाइंट्स थे विद अपोजिंग इंटरेस्ट। मतलब ए और बी के बीच में लड़ाई चल रही है। ए भी मेरा ही क्लाइंट और बी भी मेरा ही क्लाइंट। मतलब जरा ध्यान समझिए, बी के भाई का खून कर दिया था ए ने। फिर से समझ लीजिए अच्छे से। सचिन जी के भाई का खून कर दिया था किसी ने, ठीक है। जिसने किया था उसका नाम था मान लीजिए रावण, है ना, ऐसे समझ लीजिए। विभीषण, हाँ, विभीषण और राम के बीच में केस चल रहा था। राम ने रावण को मार दिया था। तो अब जो राम जी का केस चल रहा था कि भैया तुमने रावण को मारा है, तुम्हें सजा होनी चाहिए, वो भी मैं ही लड़ रहा हूं। और जो विभीषण लड़ रहा है कि मतलब एक राम जी का केस चल रहा है कि भैया उन्हें सजा होनी चाहिए, तो मैं उन्हें बचा रहा हूं। और विभीषण की तरफ से भी मैं ही लड़ रहा हूं कि भैया उसे सजा होनी चाहिए, तो विभीषण की तरफ से भी मैं ही लड़ रहा हूं। मतलब मेरी फर्म का कोई लॉयर। अब क्या होगा अगर हम एक दूसरे को बातें बता दे? तो कल को मैं बोलने वाला था, देखो जी रावण को जिस तीर से मारा था ना, वो सुराग मुझे मिल गया है। अगर ये बात मैं पहले विभीषण वाले लॉयर को बता दूं तो विभीषण वाला लॉयर पहले ही कह देगा कि सर मेरे से ना जो है
वो उसका कुछ ना कुछ कर देगा। तो रूल के हिसाब से अगर आपके पास दोनों के दोनों अपोजिंग पार्टी के केस आ जाए, आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस रूल ये है कि जो इस वाली पार्टी का केस लड़ रहा है उस वाले वकील से बात नहीं करेगा, जो वो वाली पार्टी का केस लड़ रहा है वो इस वाले वकील से बात नहीं करेगा। अलग अलग जगह पर काम करेंगे, अपनी फाइल अलग अलग बनाएंगे और पूरे डेडिकेशन के साथ लड़ेंगे। जीत कोई भी जाए, फीस तो मुझे ही मिल रही है दोनों की, है ना। जीतते चाहे दोनों में से कोई भी, फीस तो मेरी फर्म को मिलेगी। लेकिन कर सकते हैं, बस उनके बीच में एक चाइनीज वॉल होनी चाहिए। विनायक जी, आपकी क्वेरी बोलिए। सर इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में आप बता रहे थे। समटाइम्स आपने एक एग्जांपल दिया कि एज ए रिसर्च एनालिस्ट हम लोग वो हमारी नॉलेज यूज करके वी कैन गेट दैट इन्फॉर्मेशन बट विच विल स्टिल नॉट बी कॉल्ड एज इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। अभी आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ, आप Yeah. सही समझाऊं कि नहीं। आपका क्वेश्चन ये है कि सर हम तो अपनी नॉलेज से समझे थे कोई चीज, और कंपनी Correct. से भी हमें कहने लगे नहीं तो इनसाइडर ट्रेडिंग हम प्रूव कैसे करेंगे। बिल्कुल सेम केस लो आया था अभी, एक रिसर्च एनालिस्ट के ऊपर केस हुआ, और ये आपके बुक में आएगा, पढ़ने को मिलेगा आगे आपको। तो मैं फिर भी जब आपका क्वेश्चन आया तो आज ही आंसर कर देता हूँ। एक रिसर्च एनालिस्ट जब भी रिसर्च करता है उसके नोट्स बनाता है, तो उसके लिए रूल बनाया गया है कि आप जो भी नोट्स बनाओ, एक तो उस पर डेट और टाइम डाल लो और वो नोट्स बना के रख दो। फिर उसके पूरे लॉजिक होने चाहिए। आपको ये न्यूज मिली कैसे, आपने अंदाजा लगाया, सब ये लिखो उस नोट्स के अंदर। देखिए, अगर आपसे 2 साल बाद भी पूछा जाए, भाई 2 साल पहले मुझे लग रहा है तुमने इनसाइडर ट्रेडिंग की, तो आपके पास नोट्स हैं और वो आपको 7 साल तक संभाल के रखने होते हैं, 7 इयर्स। 7 years. हाँ, Okay. रिसर्च करना और एनालिस्ट बनना, रिपोर्ट इशू करना इतना आसान नहीं है। पूरे नोट्स बना के रखने होते हैं। जितनी भी आप रिकमेंडेशन दोगे, अगर आपने वो टेक्निकल दी है तो फिर तो कुछ टेंशन नहीं, टेक्निकल दी है। लेकिन अगर आपने फंडामेंटल रिपोर्ट बना कर दी है तो रिपोर्ट पूरी बनानी पड़ेगी, लॉजिक बताना पड़ेगा, मैंने इसका टारगेट कैसे अचीव किया, टारगेट कैसे कंप्यूट किया, मेरे अंदर मेरे मन में क्या था कि मैं इसका टारगेट बढ़ाकर बता रहा हूँ, इसके मुझे प्रॉफिट अच्छे लग रहे हैं, सेल बढ़ती हुई दिखती है, जो रीजन आपके मन में आया वो बताना पड़ेगा लॉजिक के साथ। दैट इज रिसर्च एनालिस्ट। तो आपके पास अगर वो नोट्स हैं तो सेबी को नोट्स दिखा देना। अगर सेबी सेटिस्फाई होगी तो आपको कुछ नहीं कहेगी, नहीं सेटिस्फाई हुई तो भैया फिर तो गए। और सेटिस्फाई तभी नहीं होगी जब आपने कुछ गड़बड़ की होगी, वरना बहुत दिमाग है, वो आपके साथ है, आप उसके एनालिस्ट हो, आप उसके मेंबर हो, वो हमेशा आपका साथ देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, थोड़ा लॉ फर्म वाला पढ़ते हैं। तो 2 अपोजिंग क्लाइंट थे, अपोजिंग इंटरेस्ट इन सेपरेट केसेस। चाइनीज वॉल इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, सेपरेट लीगल टीम बनानी पड़ेगी, आर असाइन्ड एंड दे आर प्रोहिबिटेड टू फ्रॉम शेयरिंग इंफॉर्मेशन। क्लाइंट फाइल्स आर स्टोर्ड सेपरेटली, क्लाइंट की फाइल भी अलग अलग रखोगे, ऑफन विद रिस्ट्रिक्टेड डिजिटल एक्सेस, और डिजिटल एक्सेस भी अलग अलग रखोगे। लॉयर्स इन्वॉल्व साइन इथिकल वॉल मेमोज, दोनों लॉयर एक बीच में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, भैया हम एक दूसरे की चीजें एक दूसरे को नहीं बताएंगे। कंफर्मिंग दे वॉन्ट डिस्कस द केस विद ईच अदर, एक दूसरे से डिस्कस नहीं करेंगे। समटाइम फर्म्स डिक्लाइन अ केस, चाहे तो फर्म किसी एक केस को मना भी कर दे। इट इज एन इफेक्टिव वॉल इजंट फीजिएबल, अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया मैं तो इनके बीच में कुछ कर नहीं पाऊंगा, रात को दारू पीते हुए साले एक दूसरे को बता ही देंगे, तो वरना फिर कल को फर्म फंस जाएगी और केस फर्म के ऊपर होगा और सारी पेनल्टी फर्म को देनी पड़ेगी। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि भैया ये तो दारूबाज हैं, रात को कुछ गड़बड़ कर देंगे, तो मैं फिर कोई एक केस मना कर दूंगा। पर्पस यही है कि मेंटेन अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेजेस एंड अपहोल्ड लीगल इथिक्स, लीगल इथिक्स रहे और चाइनीज वॉल ना टूटे। एक और एग्जांपल, अब की बार म्यूचुअल फंड का ले लिया मैंने, एसेट। सर एक क्वेश्चन सर। जी जी बोलिए। सर अगर मैं किसी फर्म में हूं एज अ रिसर्च एनालिस्ट और मैंने कोई एनालिसिस रिपोर्ट दी और उस एनालिसिस रिपोर्ट के बेसिस पे ऐसा कंक्लूड हो रहा है कि ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन है करके, एग्जांपल पूरा बताओ। मतलब जैसे मैंने कोई रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट बहुत अच्छी थी जिसके कारण मार्केट मूव हो गया, सब कुछ हो गया जो भी एनालिसिस मैंने किया था। अब उस रिपोर्ट के बेसिस पे कई लोगों ने खरीद लिया मैं स्टॉक। आपको बताता हूँ, आपको याद होगा जब पिछला बैच आपका चल रहा था तो मैंने शोभा डेवलपर पे रिपोर्ट दी थी, याद है? राइट और राइट राइट 20% चल गया था मेरे बताने के अगले दिन ही, और मैंने पूरी रिपोर्ट दी थी, ऐसे नहीं लॉजिक बताया था। लॉजिक क्या था मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए भी न्यूज है। अभी 6 महीने पहले की बात है, 6 महीने होंगे 6 महीने भी नहीं, 2-3 महीने हुए होंगे, 3 महीने पहले इनका बैच था, 3 महीने की बात है। शोभा डेवलपर को कि पूरे साल की जो सेल होती थी, मुझे याद नहीं अच्छे से, मान लीजिए 100 रुपए की सेल होती थी, तो एक क्वार्टर में ही उन्हें 25% के बराबर का एडवांस मिल गया था। मतलब जो शोभा डेवलपर की पूरे साल की सेल होती थी, पूरे साल की सेल, तो 3 महीने में 25% होनी चाहिए,
उनको 25% के बराबर तो एडवांस मिल गया था लोगों से, मतलब उन्होंने इतनी ज्यादा साइट्स बेच दी थी, इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी बेच दी थी कि इतना तो सिर्फ एडवांस आ गया था जो अगले 6 महीने में रजिस्ट्री होनी थी। तो मैंने रिपोर्ट बना कर दी कि जब इन्हें इतना ज्यादा तो एडवांस ही मिल गया है, अगले 6 महीने में तो पूरा पैसा मिलेगा। एडवांस होता है 10-15%, अब पूरा पैसा आने वाला है, मेरे हिसाब से वो शेयर डबल हो जाएगा, मैंने ये बोला था, ठीक है। और वो 1 महीने में ही डबल हो गया था, मैंने 6 महीने बोले थे। मैंने कहा था कि 6 महीने में शेयर डबल हो जाएगा क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्री हो जाएंगी। लेकिन जब ये न्यूज मार्केट में आई और मैंने रिपोर्ट बनाई और भी बंदों ने बनाई रिपोर्ट, तो वो शेयर ऐसे भागने लगा। अब रिपोर्ट के अगले दिन ही 20% भागा, उसके तो भागता ही चला गया और 1 महीने में ही डबल हो गया, ठीक है। और शोभा डेवलपर मैंने अपने ग्रुप में डाला था इतने पे खरीदो, और वो लगभग 1 महीने में डबल होगा। तो जब 1 महीने बाद डबल हुआ तो मैंने बताया, देखो मैंने बोला था 1 महीने में डबल हो गया, मैंने 6 महीने बोले थे डबल होने के लिए, और वो 1 ही महीने में डबल हो गया। तो अब सचिन जी का क्वेश्चन आ गया कि सर मैंने शोभा डेवलपर की रिपोर्ट बनाई, लॉजिक भी बताया कि भैया इतना ज्यादा एडवांस मिला है, इस वजह से मुझे लग रहा है इसकी सेल बढ़ जाएगी। जब सेल बढ़ जाएगी तो शेयर का प्राइस तो बढ़ेगा ही, और जब सेल 5 गुना हो रही है तो शेयर का प्राइस भी डबल हो सकता है, 5 गुना भी हो सकता है। इस वजह से रिपोर्ट बनाई और अब शेयर भाग गया। अब बोले सर आपका क्वेश्चन। सर अगर मान लीजिए मेरे रिकॉर्ड्स अगर मैंने यूट्यूब में डाल दिया तब तो सारे रिकॉर्ड जस्टिफाइबल है, सब कुछ ऑनलाइन दिखेगा डेट्स के हिसाब से। लेकिन अगर मैंने अपना रिकॉर्ड्स रजिस्टर में रखा हुआ है, मैंने वर्बली चीजों को बताई है और मैंने डेट और ये सारी चीजें नहीं डाली है, तो कल को अगर इंक्वायरी होगी तो इंक्वायरी तो रिसर्च एनालिस्ट के ऊपर होगी, साथ ही साथ फर्म भी इक्वली लायबल रहेगा सर इसके लिए। हाँ, रिसर्च एनालिस्ट के साथ साथ फर्म लायबल रहती है, लेकिन बाद में ये पता लगाना पड़ेगा क्या आपके किसी रिलेटेड पार्टी ने बहुत मोटा स्टॉक खरीदा था। अगर आपके किसी जानकार आदमी ने जिससे आपको रिलेट किया जा सके उसने बहुत मोटा स्टॉक ट्रेड किया होगा तो इनसाइडर ट्रेडिंग बनेगी ना। अगर कुछ ट्रेड ही नहीं हुआ बड़ा तो फिर इनसाइडर ट्रेडिंग किस बात की। हाँ, मतलब या तो फर्म की तरफ से किसी ने बड़ा ट्रेड कर दिया, हाँ, मेरी तरफ से नहीं किया। जिसने ट्रेड किया है फिर देखा जाएगा वो रिलेटेड आपसे था कि फर्म से। अगर वो खाली आपसे रिलेटेड था तो हर रिसर्च एनालिस्ट से फर्म एक कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है कि अगर तेरी वजह से मुझे कोई नुकसान हो तो ही लायबल रहेगा, मैं नहीं रहूंगी। हर कंपनी ले लेती है पहले ही, तो वो तो बच जाएगी फिर। लेकिन अगर मान लीजिए कंपनी से रिलेटेड निकल गया तो फिर कंपनी भी फंस जाएगी, आप भी फंस जाओगे। तो इसकी पेनल्टी कहां तक की होती है सर? जितना प्रॉफिट बनाया उन्होंने, जितना भी प्रॉफिट इनसाइडर ट्रेडिंग से बना उसके 10 गुने तक। पेनल्टी इतनी ज्यादा है कि सपने में भी नहीं सोचोगे आप कि मैं कभी इनसाइडर ट्रेडिंग कर लूं। कर लेना, बस फंसना मत। अरे ये रिकॉर्डिंग है, नहीं नहीं, इट इज इलीगल और आई स्ट्रांगली रिकमेंड नॉट टू थिंक अबाउट इनसाइडर ट्रेडिंग। वी शुड डू इथिकली, वी शुड डू ऑल वर्क्स इथिकली, और अच्छे से काम करना है, बाकी तो आप समझ ही गए हैं। हाँ जी, अभी सर सारा बाहर आ जाना। हाँ आगे बढ़ते हैं सर। एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर एंजल ब्रोकिंग फर्म होगी या म्यूचुअल फंड होगी तो क्या करेंगे। देखो, फर्म का रिसर्च डिपार्टमेंट लर्न्स ऑफ एन अपकमिंग डाउनग्रेड ऑफ अ कंपनी। फर्म का रिसर्च डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट निकाली कि ये कंपनी हम डाउनग्रेड करेंगे, मतलब हमें कंपनी में मजा नहीं आ रहा। किसने निकाली है फर्म? एक म्यूचुअल फंड ने निकाली। मतलब HDFC म्यूचुअल फंड ने एक रिपोर्ट बनाई और उसे लगा कि यार हम ना भी ICICI बैंक अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो HDFC बैंक ने रिपोर्ट निकाल ली कि हमारे हिसाब से ICICI बैंक अब अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो रिसर्च रिपोर्ट आर हेल्ड बैक फ्रॉम ट्रेडर्स। एक तो ट्रेडर्स को नहीं बताना, मतलब अपने म्यूचुअल फंड वालों को नहीं बताना जो ट्रेडिंग करते हैं, अपने फंड मैनेजर को नहीं बताना अंटिल पब्लिक रिलीज, क्योंकि आपने ही तो पब्लिक रिलीज करना है अपनी रिपोर्ट को, आपने ही तो अपनी रिपोर्ट को पब्लिक करना है। तो जिस दिन आप पब्लिक करोगे उस दिन के बाद आपके फंड मैनेजर ट्रेड कर सकते हैं आपकी रिपोर्ट पढ़ के, लेकिन आपकी रिपोर्ट पढ़ने से पहले वो कुछ नहीं बना सकते। अंदर की बातें सबको पता है होता क्या होगा। HDFC म्यूचुअल फंड क्या नहीं बताएगा रिपोर्ट निकालने से पहले? वरना एक तरीका है, रिपोर्ट निकालने के 15 दिन पहले तक तो ट्रेड हो सकता है ना। रिपोर्ट आज बनाई, आज ट्रेड कर लिया और रिपोर्ट निकाली आज से 15 दिन बाद, तो वैलिड है, एज पर लॉ है कि जिस दिन आपने रिपोर्ट निकाली उसके 15 दिन पहले और 30 दिन बाद तक आपका कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले ट्रांजैक्शन कर लो, 15 दिन रुक जाओ, रिपोर्ट निकाल दो। ऐसे ही करते हैं सब। आगे बढ़ते हैं।
तो रिसर्च रिपोर्ट को आपको किसी को बताना नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड रखना है, एक्सेसिंग फॉर द एनालिस्ट ओपिनियन, प्री रिलीज, इंटरनल सिस्टम ट्रैक करना है, कम्युनिकेशन पैटर्न नहीं होने चाहिए किसी के पास। पर्पस सिर्फ वही है, फ्रंट रनिंग और मार्केट मैनिपुलेशन। अब ये फ्रंट रनिंग क्या होता है? जब आप कोई रिपोर्ट निकालने से पहले ही स्टॉक को खरीद के बैठ जाएं तो उसे फ्रंट रनिंग बोलते हैं। कि सर मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदने वाला था इसलिए मैंने पहले ही खरीद ली अपने अकाउंट में, तो उसे फ्रंट रनिंग बोलते हैं। या मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी बेचने वाला था इसलिए आपने अपने अकाउंट में पहले ही बेच ली, तो उसे भी फ्रंट रनिंग बोलते हैं। तो फ्रंट रनिंग मत करना, और ये बड़े बड़े म्यूचुअल फंड और बैंक्स में ही होता है। अब थोड़े से क्वेश्चन है, ये आपने करके लाने हैं अच्छे से, थोड़े ही हैं, ये सब करके लाने हैं जितने भी आपको दिख रहे हैं। और ये देखो कितने सारे हैं, ओहो। बस सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, ये कल कराऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये वही वाला एस्पेक्ट है जो मैं आपको कह रहा था कि चलो आज करा देता हूँ, लेकिन फिर टाइम कम पड़ गया था तो नहीं कराया था, और आज मैंने चाइनीज वॉल ले लिया तो इसलिए आज भी नहीं कराया। अब जो कल कराने वाला हूँ या जो भी, अच्छा ये बताइए कल लू क्लास या एक दिन छोड़ दूं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बहुत ज्यादा दे दिए आपको, लगभग हैं 40-50 क्वेश्चन। सर कल कर लेना, और फ्राइडे को और सैटरडे ब्रेक दे देना। नहीं, खाली आपके हिसाब से थोड़ी चलेंगे, आपने बाहर जाना है तो। नहीं, सबकी कन्वीनियंट है, अभी तो सब अवेलेबल है। अच्छा आई एम नॉट सेइंग दैट। एक मिनट भाई, मेरे को लगता है कि जो 50 क्वेश्चन है ना, ये आप कल में करके नहीं लाओगे। मतलब अगर मैं कल क्लास लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है आप करोगे नहीं। तो नहीं सर, हम कर लेंगे, एक बार हैंड रेज कर लीजिए और मैं फिर कल क्लास ले लूँ। कितने हैं सर तो कह रहे हैं कल क्लास लीजिए? हैंड रेज करना है जिन्होंने कल क्लास करवानी है। एक ही है हैंड रेज, वो नीचे ऑप्शन है हैंड रेज का, वहां से करना है। एक आया एंड विनायक जी 3। एक ने सर हैंड डाउन किया है। हाँ, एक ने हैंड डाउन किया, मैंने देख लिया है। जी, मेरा भी हैंड डाउन ही है सर। तो मतलब कल क्लास नहीं लेनी चाहिए। अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं, आज से क्लास ऑल्टरनेटिव कर दें। जी हाँ सर। हाँ सर वही सही रहेगा। सही रहेगा? Concept समझना जरूरी है सर। सर हम लोग के एग्जाम भी हैं, अल्टरनेट होना सर। एक पढ़ लेंगे सर हम लोग। ठीक है। एक और चीज, सही होगा सर। बहुत कम दे रहा हूँ, आगे बहुत ज्यादा दे दूंगा। और ऑल्टरनेटिव होने के बाद भी ये जितने बंदे जो रिवीजन वाले बैठे हैं करके नहीं लाते थे, ऑल्टरनेटिव होने के बाद भी नहीं करते थे, तो सोचो डेली में कैसे करोगे? ठीक है ना? तो ऑल्टरनेटिव करने से आपका बेनिफिट है, मेरा नहीं है, आपका बेनिफिट है। तो चलिए अब से आपकी क्लास होगी ऑल्टरनेटिव। अभी आज कौन सा? वेडनेसडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। हाँ, तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे फ्राइडे। ठीक है सर। MWF। तो याद से आना है, तो हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, अब अगली क्लास होगी परसों। और एक सजेशन है सर। मेरा एक सजेशन इसलिए है कि 3 दिन अगर करेंगे वो बेटर है, और हो सके तो जो 3 दिन कर रहे हैं वो हम मतलब 8:30 to 10 बजे तक 10 तक है, 10 बजे तक करें, तो कोर्स भी कवर होगा और हमको टाइम भी मिलेगा उसको रिवाइज करने में या पढ़ने में। बिल्कुल। अब क्योंकि ऑल्टरनेटिव क्लास रहेगी तो हम कोशिश करेंगे थोड़ी लंबी रहे, मतलब 1 से 1.5 घंटे की रहेगी। 10 बजे से 1.5 घंटे होने से ठीक है, 8:30 से 10 बजे तक रहेगा। बस मैक्सिमम 10 तक रहेगी, और एक दिन छोड़कर एक दिन होगी। लेकिन वक्त जो देता हूँ वो करके जरूर आना है, क्योंकि अगर एक भी दिन का छूट गया तो अगला समझ में आने में दिक्कत होती है। नहीं होगा सर आगे कभी बीच में, जैसे